जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। 3 मार्कर से संबंधित एक खास श्रृंखला आपके लिए चलाई जा रही है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के सभी यूनिट के सभी टॉपिक के 3 मार्कर विद मॉडल आंसर आपके लिए लाए जा रहे हैं। इसके अलावा पेपर 4 को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसके सभी 2 मार्कर कवर कराए जाएंगे आपके लिए विद मॉडल आंसर। और शॉर्ट में हम चीजों को रिवाइज भी कर रहे हैं ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए, थोड़ा सा डिस्कशन भी कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल से संबंधित कुल 51 3 मार्कर, 51 3 मार्कर मैं आपके लिए लेके आया हूं। आप समझ गए होंगे संख्या से कि लगभग हर डायमेंशन को हमने कवर कर लिया है। राजाओं पर 3 मार्कर लिखने को आ जाता है साथियों, कई बार उसको भी हमने कवर किया है कि यदि किसी राजा पे टिप्पणी करने को आ जाए तो कैसे प्रेजेंट करना है। इसके अलावा उनकी उपाधियों पर आ जाता है, उनके वंशों पर लिखने आ जाता है कि इस वंश पर टिप्पणी करो। इसके अलावा उनके अधिकारियों पर लिखने को आ जाता है, कोई खास अधिकारी होता है। तो इस तरह के सभी 3 मार्कर को हमने समावेशित किया है साथियों। मौर्योत्तर काल से संबंधित 51 3 मार्कर शुरुआत करते हैं। पहला आपके सामने लिखा है पुष्यमित्र शुंग की राजधानियां। पुष्यमित्र शुंग को कौन नहीं जानता, शुंग वंश का संस्थापक। और शुंग वंश की स्थापना इसने कैसे की थी? अपने राजा जिसके यहां ये स्वयं सेनापति था, पहले ये सेनापति था मौर्यकालीन शासक बृहदत्त के यहां, और इसने सेनापति होते हुए अपने राजा की हत्या कर दी थी और उसके बाद मौर्य वंश का अंत करके अपने वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। ये सब हम जानते हैं। इसने 2 स्थानों को अपनी राजधानी बनाया था साथियों। पहला स्थान था पाटलिपुत्र मतलब पटना, और दूसरा स्थान था विदिशा मध्य प्रदेश। दैट्स इट। सीधे आंसर लिखेंगे, कट टू कट जो उन्होंने पूछा वो हमने बता दिया, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। वैदिक धर्म के उत्थान का काल। साथियों, पुष्यमित्र शुंग के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये एक ब्राह्मण व्यक्ति था। क्लियर? तो ऐसा माना जाता है कि जो मौर्यकालीन शासक थे, चूंकि वो अशोक के बाद से बौद्ध धर्म के उत्थान में बड़ी भूमिका निभा रहे थे, और ये जो पुष्यमित्र शुंग था ये ब्राह्मण कम्युनिटी से आता था। तो इसके अंदर बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले राजाओं के लिए भी एक असंतोष था, गुस्सा था, और बौद्ध धर्म के लिए भी एक गुस्सा था, क्योंकि बौद्ध धर्म के आने के बाद जो वैदिक धर्म था, ब्राह्मण धर्म था, वो कहीं ना कहीं अवनति की ओर चला गया था। क्लियर? तो ये उसको अपने दुश्मन की तरह भी देखते थे, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसी कई जगह उल्लेख किए गए हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी, कई बौद्ध चैत्यों का इसने विनाश किया था। यही कारण है कि इसे बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा और चैत्यों का नाश करने वाला भी कहा जाता है। अच्छा, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करेगा, उनके चैत्यों का नाश करेगा, तो उसके विपरीत क्या करेगा? ये अपने धर्म को उत्थान की ओर ले जाएगा। तो इसे वैदिक धर्म के उत्थानकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। तो जब भी प्रश्न आए कि वैदिक धर्म के उत्थान का काल किसका काल था, तो पुष्यमित्र शुंग का था। और यदि आए कि बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा, उनके चैत्यों को तोड़ने वाला या उनकी अवनति का काल भी किसका कहा जाता है, तो पुष्यमित्र शुंग का। क्लियर? हर तरह के पक्ष हैं, हर तरह की बातें करते हैं। क्लियर? तो देखिए, वैदिक धर्म के उत्थान का काल, तो सीधे आंसर आएगा पुष्यमित्र शुंग के काल को वैदिक धर्म के उत्थान का काल कहा जाता है। स्टोरी मैंने शॉर्ट में आपको बता दी। इसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा और उनके चैत्यों को तोड़ने वाला, यह भी पुष्यमित्र शुंग कहलाता है। कई बौद्ध ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है। क्लियर है? पूरी तरह प्रमाणित नहीं है, पर कई बौद्ध ग्रंथों में है। अच्छा, चैत्य क्या होता है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, इस पे भी 3 मार्कर बन सकता है। आगे देखते हैं साथियों। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, उसके दरबार में रहते थे। सीधी सी बात है, आप सभी जानते हैं कि योग दर्शन से इनका संबंध है, और इन्होंने एक किताब लिखी थी महाभाष्य। तो 3 बातें आप लिखेंगे। क्या क्या बातें? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, पॉइंट नंबर 1। महाभाष्य नामक पुस्तक लिखी, पॉइंट नंबर 2। और योग दर्शन से इनका संबंध था, पॉइंट नंबर 3। तो 3 बातें बता दी, 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ है भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, शुंगकालीन कला। साथियों, शुंग काल या मैं यूं कहूं मौर्योत्तर काल में कला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में बड़े काम होते हुए देखे गए। सभी के थोड़े थोड़े उदाहरण लिख देंगे तो वो हो जाएगा शुंगकालीन कला। पहला देखें, विदिशा का गरुण ध्वज, अजंता का नवा चैत्य मंदिर, नासिक का चैत्य, और मथुरा की यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति, ये सब शुंगकालीन कला के एग्जाम्पल हैं। तो आप कम से कम ये 3-4 एग्जाम्पल इस तरह के दे देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हेलियोडोरस,
ये कौन था? तो साथियों, मौर्योत्तर काल में जैसा कि आप जानते हैं, भारत में एक बार फिर से विदेशी आक्रांता आने लगे थे, विदेशी आक्रमण शुरू हो गया था। और इन विदेशी आक्रांताओं में जो पहला आक्रांता आया था वो हिंद यूनानी लोग थे। और हिंद यूनानी में भी दो वंशों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, एक डेमेट्रियस और एक यूक्रेटाइड्स, है ना। और उन्हीं हिंद यूनानी शासकों में से एक शासक था एंटियाल किडास। तो जब मौर्योत्तर काल चल रहा था और हिंद यूनानी शासक आए और उनमें भी एंटियाल किडास जब आया तो उसने अपने राजदूत का नाम था हेलियोडोरस, इसको भेजा आंतरिक भारत का जो क्षेत्र था उसकी यात्रा करने के लिए। तो ये जो है मध्य प्रदेश के विदिशा की यात्रा करने के लिए आया था। कौन? हेलियोडोरस। और यहां जब ये आया तो आने के बाद इसने वैष्णव या भागवत धर्म अपना लिया था और भगवान विष्णु के सम्मान में इसने गरुड़ स्तंभ की भी स्थापना की थी। क्लियर है? इसे खंबा बाबा स्तंभ भी कहते हैं, जानते हैं आप सभी लोग। और जिस टाइम पीरियड में ये विदिशा आया था उस समय पे शुंग वंश का नौवां शासक भागभद्र का शासन चल रहा था। ये सारी कहानियां आप सभी जानते हैं, मैंने क्विक रिवीजन आपका करा दिया। तो देखो इसी को आप 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे? तक्षशिला के हिंद यूनानी शासक एंटियाल किडास का राजदूत, सब बता दिया कौन है भाई? तक्षशिला के हिंद यूनानी शासक, क्योंकि तक्षशिला क्षेत्र पर शासन था उनका। हिंद यूनानी शासक एंटियाल किडास का राजदूत था। क्लियर? जो भागभद्र कौन है? ब्रैकेट में देखो लिख दिया मैंने, शुंग शासक। उसके काल में विदिशा यात्रा पर आया और वैष्णव धर्म स्वीकारने के पश्चात इसने वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। बस। अच्छा, अब कई विद्यार्थी, कई अभ्यर्थी, कई हमारे साथी गलती ये करेंगे कि अब इस गरुड़ स्तंभ को भी यहीं एक्सप्लेन करने लग जाएंगे। आप मुझे बताइए कि अब प्रश्न गरुड़ स्तंभ पे आया है? नहीं, प्रश्न आया है हेलियोडोरस पे। तो बस जिसके बारे में पूछा गया है उसी से संबंधित तथ्य बताया करो, उन तथ्यों की डिटेल एक्सप्लेनेशन मत जाया करो, क्योंकि 3 मार्कर है। मैं क्या बोलता हूं बार बार, कम शब्दों में ज्यादा तथ्य देने हैं और टाइटल से बंधा रहना है। कभी आप नॉर्मल पैराग्राफ फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो जैसा हमने लिखा, कई बार आप पॉइंट्स में भी आंसर लिख सकते हो, कई बार आप पॉइंट्स विद हेडिंग में भी कर सकते हो, जैसा हम कई बार करते हैं, पुराने लेक्चर आपने देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है गरुड़ स्तंभ। अब देखिए गरुड़ स्तंभ पे आ गया। अब जाइए ना गरुड़ स्तंभ की डिटेल में। किसने बनवाया? हेलियोडोरस ने। अब इधर हेलियोडोरस की डिटेल मत बताने लगना, क्योंकि इधर मुद्दा क्या है? गरुड़ स्तंभ। क्लियर? हेलियोडोरस ने बनवाया भैया। कहां बनवाया? विदिशा में बनवाया। खंबा बाबा स्तंभ भी कहते हैं इसको। ये ब्राह्मण या वैदिक या वैष्णव धर्म से संबंधित प्रथम स्मारक माना जाता है। तो ये सब देखेंगे। निर्माता कौन? हेलियोडोरस। स्थान क्या है? विदिशा। विशेष क्या है? ब्राह्मण और वैष्णव धर्म से संबंधित पहला स्मारक माना जाता है। एक और जो मैंने कहा इसका एक अन्य नाम, वो भी आप साथ में मेंशन कर सकते हैं, खंबा बाबा स्तंभ लेख। चलिए, तो इधर आप देखिए मैंने क्या किया, पॉइंट्स विद हेडिंग। आप यदि हेडिंग दे देते हैं साथियों तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन से बच जाते हैं, जैसा मैं बार बार कहता हूं। यदि आपने लिख दिया निर्माता तो डैश करके बस हेलियोडोरस लिखना है और कुछ नहीं लिखना। दो शब्दों में आपका काम हो गया। आपका समय भी बचेगा। समय भी तो बचाना है। 1 मिनट का समय है बस 3 मार्कर के लिए। 3 मार्कर के लिए 1 मिनट का समय, 5 मार्कर के लिए 4 मिनट का समय, 11 मार्कर के लिए 7 साढ़े 7 मिनट का समय। इतना समय है बस। अब इसमें सब कंप्लीट करना। इसके अलावा दूसरा देखें, स्थान डैश विदिशा, दैट्स इट, काम हो गया। और यदि हेडिंग्स देना नहीं आ पा रहा हो, कोई दिक्कत होती है तो आप नॉर्मल थ्योरी लिख दो, फिर पॉइंट लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनांडर। अब ये कौन था? तो ये भी जैसा मैंने कहा हिंद यूनानी शासक आए थे और उन्हीं हिंद यूनानी शासकों में से एक शासक था। कौन? मिनांडर। अब मिनांडर ने जब शासन किया तो इसने मथुरा क्षेत्र के आसपास शासन किया, है ना। और इसने अपनी राजधानी को प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया था, है ना। इसके अलावा नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे उनके साथ इसका संवाद चला था और ये उनसे इतना कन्विंस हो गया था, इसने कई प्रश्न पूछे उनसे, उन्होंने हर प्रश्न का उत्तर दे दिया। ये इतना शानदार उनसे इंप्रेस हो गया था कि इसने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया था और अपना नाम बदल लिया था। मिनांडर से हो गया था मिलिंद। ठीक है। और ये जो पूरा प्रकरण है कि नागसेन के साथ इनकी बातचीत हुई, इन नागसेन से प्रश्न पूछे, नागसेन ने जवाब दिए, इन सारी प्रकरणों पर एक किताब भी लिखी गई है, ग्रंथ भी है, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो का मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न और मिनांडर और नागसेन के उत्तर। क्लियर? तो ये वही मिनांडर है। अब देखिए 3 मार्कर आप क्या लिखेंगे। पहला, वंश। कौन सा वंश है? डेमेट्रियस वंश। मैंने क्या कहा, हिंद यूनानी के 2 वंश आए थे, डेमेट्रियस और यूक्रेटाइड्स, तो उसमें भी ये डेमेट्रियस वंश का था। राजधानी क्या थी इसकी? साकल। कार्य क्या किया इसने? नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसके बाद अपना नाम मिलिंद रख लिया इसने। क्लियर? और देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है उल्लेख मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में इस सबका उल्लेख मिलता है हमें। इसके अलावा इसने अपने सिक्कों पर धर्म चक्र प्रवर्तन अंकित करवाया। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब वह घटना जब गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था,
उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, उसका दृश्य इसने अंकित करवाया अपने सिक्कों पर। इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, एक राजा या एक व्यक्ति पे जब आया तो मैंने किस तरह से उसे प्रेजेंट किया। मैंने पहले फोकस किया इसके वंश पर कि इसका वंश क्या है, फिर मैंने फोकस किया इसकी राजधानी पर। पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था परिचय की हेडिंग डाल के आप उसका वंश, उसकी राजधानी और उसका टाइम पीरियड लिख दिया करो। अब इसका टाइम पीरियड एज सच मेंशन नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिखा। क्लियर? बाकी पैटर्न वही है, या तो आप परिचय हेडिंग डाल दो, वंश का नाम लिख दो, कॉमा करके राजधानी लिख दो एक ही में, और हमने अलग अलग कर दिया, वंश अलग बता दिया, राजधानी अलग बता दी। वो सहूलियत के हिसाब से वो आ जाएगा निरंतर प्रैक्टिस कर करके। इसके अलावा कार्य बता दिए इसके। अब एक बात और मैं क्या बोलता हूं कि इतिहास में आपको नंबर इस बात पे मिलता है कि आप जो लिख रहे हैं उससे संबंधित क्या आपके पास कोई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नहीं है तो क्या उसका कोई साक्ष्य आपके पास अवेलेबल है। अब देखिए, नागसेन से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, इस बात का साक्ष्य कहां है, इस बात का साक्ष्य, इस बात का उल्लेख है मिलिंदपन्हो में। तो जब आप मिलिंदपन्हो एक्सप्लेन कर देते हो ना, तो आपके आंसर का जो ऑथेंटिसिटी है, उसकी जो प्रमाणिकता है, वो बढ़ जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मिलिंदपन्हो पे आ गया, अभी चर्चा हुई थी, तो अब मिलिंदपन्हो पे क्या लिखेंगे, तात्पर्य क्या है इसका, मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। प्रकृति क्या है, एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है। वर्णन किस चीज का है, मेनांडर और नागसेन का संवाद, जिसके बाद मेनांडर बौद्ध धर्म अपनाकर मिलिंद हुआ, यह सब वर्णन है इसमें। क्लियर है? तो आप देखिए किस तरह से हमने उसे पॉइंट विद हेडिंग में तोड़ा और लिखना कितना आसान हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे देखते हैं यवनिक। ये जो यवनिक है, इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई, एक संस्कृत शब्द है। क्लियर? इसका अर्थ होता है पटाक्षेप, मतलब पर्दे का गिरना, और ऐसा माना जाता है यहीं से, इसी के बाद से पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो यवनिक पे कभी लिखने को बजाय तो आपको ये 3 इसके बारे में फैक्ट पता होने चाहिए। यवनिक मतलब क्या, संस्कृत से इसकी उत्पत्ति, दूसरा तात्पर्य पटाक्षेप, और तीसरा यहीं से प्रचलन बढ़ा पर्दा प्रथा का। और ये सब मौर्योत्तर काल की देन है साथियों। आगे बढ़ते हैं। क्षहरात्र वंशी शक, आप सभी जानते हैं कि जैसा मैंने कहा, मौर्योत्तर काल में कई विदेशी आक्रांता आए। उन आक्रांताओं में पहला हिंद यूनानी आए, उनके भी 2 वंश थे, डेमेट्रियस, यूक्रेटाइड्स, वो सब हो गया। हिंद यूनानी के बाद कौन आया, उसके बाद आए शक, शक के बाद पहला, और पहला के बाद कुषाण। तो सब से संबंधित क्वेश्चन आते जाएंगे सीक्वेंस में। अब हम शक पे पहुंच गए। तो जो शक आए भारत में, उनकी कुल 5 शाखाएं थी जो उनके मूल क्षेत्र से निकली थी। 5 शाखाओं में से एक शाखा तो चली गई अफगानिस्तान, और 4 शाखाएं भारत आ गई थी। उनमें से एक शाखा स्थापित हो गई थी तक्षशिला क्षेत्र में, दूसरी शाखा स्थापित हो गई थी मथुरा क्षेत्र में, तीसरी स्थापित हो गई थी नासिक क्षेत्र में, और चौथी आई थी आपके मालवा उज्जैन क्षेत्र में। तो जो नासिक वाली शाखा थी उसी को कहते हैं क्षहरात्र वंश, और जो मालवा उज्जैन वाली शाखा थी उसे कहा जाता है कार्दमक वंश। क्लियर? तो अब क्षहरात्र की बात करते हैं साथियों। परिचय क्या है, एक शक शाखा है, कौन से क्षेत्र की, नासिक क्षेत्र की, ये तो बताना पड़ेगा ना, ये तो खास है इसका। इसके अलावा इसका पहला शासक कौन था, भूमक को माना जाता है, और प्रमुख शासक माना जाता है नहपान को, जिसने मिन नगर को अपनी राजधानी बनाया था। तो आपसे यदि किसी भी वंश के बारे में पूछा जाता है कभी भी, तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये वंश जो है किस क्षेत्र का है, यहां इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, इसका संस्थापक कौन था, इसका प्रमुख शासक कौन था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सबसे आपको स्पष्ट हो रहा होगा। अच्छा, अब जैसे क्षहरात्र वंश आया साथियों, उसी तरह से कार्दमक भी आ सकता है भैया। एक और वंश क्या आ सकता है, कार्दमक। कार्दमक, तो अभी मैंने बताया कार्दमक मतलब शक की शाखा पर, कहां की, नासिक की नहीं, उज्जैन, मालवा उज्जैन क्षेत्र की। तो सेम पॉइंट यहां बन जाएगा। जैसे इनका प्रथम शासक भूमक था, उनका प्रथम शासक था चस्टन, ये बन जाएगा। इनका प्रमुख शासक था नहपान, उनका प्रमुख शासक था रुद्रदामन, ये बन जाएगा। जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, जिसने संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख छपवाया, पहला अभिलेख जो शुद्ध संस्कृत भाषा में था वो उसने छपवाया। तो ये 3 पॉइंट कार्दमक के बन जाएंगे। अब देखिए पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए रुद्रदामन आ गया, जो अभी कार्दमक वंशी जिसकी मैं बात कर रहा था। तो सिंपल बात, वंश बताएंगे। मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, मेनांडर में क्या बताया था कि कोई भी राजा आ रहा है, कोई भी व्यक्ति आ रहा है, तो उसका वंश, उसका टाइम पीरियड, उसकी राजधानी, ये तो बताओगे ना। तो वंश क्या है, शक, ब्रैकेट में वही मालवा उज्जैन क्षेत्र। काम क्या किया इन्होंने, जूनागढ़ में शुद्ध संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है इनका। सुदर्शन झील का इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया, और इनका संघर्ष हुआ था वशिष्ठपुत्र पुलमावी से। उन्हें इसने 2 बार पराजित किया था, 2 बार हराया। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
छत्रप प्रणाली, ये क्या होता है? साथ ही जो शक शासक भारत आए थे, आप सभी जानते हैं, इन्होंने केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। क्या होता है केंद्रीकरण? मतलब आप सभी जानते हैं किसी एक सेंटर ऑफ पावर से हर जगह पे शासन या नियंत्रण हो रहा है। बट विकेंद्रीकरण का मतलब होता है हर स्तर पर अलग इकाई है शासन करने के लिए, उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन आप सभी जानते हैं। इस सबको इन्होंने बढ़ावा दिया और जिसे ये काम सौंपते थे कि भाई तुम्हारे क्षेत्र पे तुम संभालो, हर इकाई पर अलग व्यक्ति बिठा दिया, उसे कहा जाता था छत्रप या एक तरह से क्षेत्रीय राजा। क्लियर? यहीं से छत्रप प्रणाली आई। अब देखिए तात्पर्य क्या है, मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण की प्रणाली। कहां पे? मौर्योत्तर काल में। अच्छा, दूसरा, शुरुआत किसने करी? शक शासकों ने करी। तीसरा, इसे निरंतरता किसने दी? गुप्त शासकों ने दी थी। शुरुआत तो शकों ने किया था, पर कालांतर में जब गुप्त साम्राज्य आएगा उसने इन चीजों को आगे बढ़ावा दिया। अगला गोंदो फर्नेस। अब देखिए शक कंप्लीट हो गए, अब हम आ गए पहलवों पर। जैसा मैंने कहा हिंदू यूनानी के बाद कौन आया था भारत में? शक। शक से संबंधित सारे 3 मार्कर बता दिए। फिर आए पहलव। अब पहलव से संबंधित पहला 3 मार्कर है गोंदो फर्नेस। साथियों सेम पैटर्न, वंश पहलव, अन्य नाम इसका बिंदफर्ण था। इसकी जानकारी हमें मिलती है तख्त ए बही अभिलेख से, जो कि पेशावर से प्राप्त हुआ। इसकी राजधानी है तक्षशिला और इसके बारे में विशेष ये साथियों, सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रमुख भारत आए थे 1ली शताब्दी ईस्वी में। यही कारण है कि ईसाइयों का भारत आगमन 1म शताब्दी को माना जाता है, इसी के टाइम पीरियड को। क्लियर है? ये सारे पॉइंट इसके बन जाएंगे। और देखिए क्या किया मैंने, सेम पॉइंट विद हेडिंग। और चूंकि एक लाइन में 2 पॉइंट आ सकते थे तो हमने पूर्ण विराम करके दूसरा पॉइंट यही लिख दिया। सेम तीसरा पॉइंट ये, पूर्ण विराम करके चौथा पॉइंट ये, और 5वां पॉइंट ये। 3 लाइन में 5 पॉइंट, 5 इंफॉर्मेशन, 5 फैक्ट दे दिए। क्यों नहीं मिलेंगे नंबर? आगे बढ़ते हैं। तख्त ए बही अभिलेख, अभी बात हुई थी। अब भाई किसी आंसर में हमें ऐसा लग रहा है कि यार इस आंसर पे भी एक 3 मार्कर बन सकता है, वो भी हमने बनाया। देखिए तख्त ए बही क्या है? स्थान पेशावर, पेशावर से प्राप्त हुआ था और संबंधित है किससे? गोंदो फर्नेस से, पहलव शासक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुषाण, आप सभी जानते हैं हिंदू यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। ये सारा क्रम था विदेशी आतताइयों का, या जो लोग आए थे बाहर से भारत में। उनमें जो अगला क्रम है वो कुषाण का है। तो क्वेश्चन आएगा, कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक। सीधे प्रश्न, एक वर्ड में आंसर देंगे, बिम कडफिसस। साथियों कुजुल कडफिसस, बिम कडफिसस और फिर कनिष्क, इस तरह का क्रम था इस वंश के राजाओं का, आप सभी जानते हैं। बिम कडफिसस, यूं तो इस वंश की स्थापना कर दी थी कुजुल कडफिसस ने, इसके पहले के राजा ने, बट वास्तविक संस्थापक, इस शब्द पे ध्यान देना, संस्थापक पूछ रहा है कि वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है, क्योंकि वास्तविक संस्थापक जो है वो अलग होता है, संस्थापक अलग होता है। संस्थापक मतलब जिसने बस स्थापना कर दी, वास्तविक संस्थापक मतलब जिसने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसने अपने वंश को एक अलग पहचान प्रदान कर दी या एक अलग स्थायित्वता प्रदान कर दी, बड़े डिसीजन जिसने लिए हो या स्वतंत्र हो के शासन जिसने किया हो पूरी तरह, उस तरह के शासक को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। तो बिम कडफिसस थे वो। तो आपको थोड़ा ये पहचानना है कि वो संस्थापक पूछ रहा है कि वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। शक संवत, कनिष्क जब गद्दी पर बैठा, कुषाण वंश का ही तीसरा राजा, तो 78 ईस्वी में जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने अपने राज्यारोहण या राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में एक नया कैलेंडर, नया संवत जारी किया, उसी को शक संवत कहा जाता है। और साथ ही यही शक संवत कालांतर में भारत सरकार ने भी अपना लिया। तो आज भारत सरकार द्वारा जिस कैलेंडर का यूज किया जाता है वो यही कैलेंडर है। देखिए क्या लिखा है, कनिष्क द्वारा राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में प्रचलित, कालांतर में भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त। दैट्स इट। क्लियर? सीधे आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क की राजधानी, तो जैसे पुष्यमित्र शुंग की राजधानी देखी थी वैसे कनिष्क की देख लो भैया। 2 राजधानी, पहली राजधानी पुरुषपुर मतलब पेशावर और दूसरी राजधानी थी मथुरा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के दरबार के विद्वान, भाई राजा है तो कई विद्वानों को भी संरक्षण देगा। अब आप देखिए हमारे डायमेंशन, हर डायमेंशन को कवर किया है साथियों। कनिष्क के दरबार में किन किन विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था, और अकेला क्या विद्वान का नाम लिख देना काफी हो जाता है? नहीं। देखिए जरा, एक नाम है वसुमित्र जिन्होंने महाविभाष सूत्र की रचना की, एक नाम है अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित सौंदरानंद की रचना की, एक नाम है नागार्जुन जिन्होंने माध्यमिका सूत्र की रचना की, एक नाम है पार्श जो बौद्ध दार्शनिक थे, एक नाम है चरक जो कि चिकित्सक थे और इन्होंने चरक संहिता की रचना की। तो ब्रैकेट में उनसे संबंधित या तो उनकी विधा या वो किस क्षेत्र से संबंधित है ये लिख दो, या उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की उस ग्रंथ का नाम लिख दो। तो देखिए पूरा काम कंप्लीट हो गया, पूरे नंबर मिलेंगे, मेरी गारंटी है। हुविश्क पे आइए, हुविश्क भी अगला राजा।
किसी भी राजा के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वंश, कुषाण वंश। क्या काम किया इसने वो बताएंगे। तो काम इन्होंने ये किया कि कश्मीर में एक हुविष्कपुर नगर बसाया और इन्होंने अपने सिक्कों पर शिव और विष्णु दोनों का अंकन करवाया, बस इसके अलावा कुछ खास नहीं था। अगला देखें, भारतीय आइंस्टीन। साथियों, नागार्जुन को भारतीय आइंस्टीन कहते हैं। ये कनिष्क के दरबार में थे, जो अभी हमने पीछे थोड़ी देर पहले देखा, और इन्होंने माध्यमिका सूत्र की रचना की, ये भी हमने देखा। तो आप देखिए, फिर यहां मैंने 3 फैक्ट आपको बता दिए। भारतीय आइंस्टीन कौन थे, केवल ये लिख के आगे नहीं बढ़ जाना है। आप बताइए ना कि वो किसके दरबार में थे, आप बताइए उन्होंने कौन से ग्रंथ, कौन सी किताब की रचना की, वो भी यहां क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, अश्वघोष। अब देखिए, उन्हीं के ऊपर 3-3 मार्कर बना इंडिविजुअली, जिनके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। अश्वघोष भी अभी हमने देखा था। क्या देखा था कि भाई कनिष्क के दरबार में थे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये कनिष्क के राजगुरु थे और राजकवि भी थे। चलिए खैर, ऊपर क्या पॉइंट लिखा है, बुद्धचर्य, सौंदरानंद, सारी पुत्र प्रकरण, इस सब की रचना की इन्होंने। कनिष्क के राजगुरु भी थे और राजकवि भी थे। और साथियों, जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के काल में, उसके उपाध्यक्ष थे। हमें चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष तो पता है कि वसुमित्र था, उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था। और साथियों, ये एक बौद्ध दार्शनिक और कवि थे। तो देखिए, 3 पॉइंट बता दिए। कौन सी रचना रची, किसके दरबार में थे और किस पद पर थे, इसके अलावा किस विधा से संबंधित है, ये भी बता दिया। आगे देखते हैं, वसुमित्र महाविभास सूत्र के रचनाकार, कनिष्क के दरबार में थे और चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। जैसा मैंने बताया, इनके पहले वाला कौन था? चतुर्थ बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष था, ये अध्यक्ष थे। देखिए, 3 पॉइंट हो गए, दैट्स इट। किसी भी व्यक्ति के बारे में जब पूछा जाए तो ये जरूर बताइए ना कि किसके दरबार में था, ये बताइए किस विधा से, किस क्षेत्र से संबंधित था, ये बताइए कि इसने किस ग्रंथ की रचना की। आगे देखें, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो साथियों, वसुमित्र ने ही जो महाविभास सूत्र लिखा, उसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इस पे भी 3 मार्कर आ सकता है। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों का मूल स्थान। अब देखिए, कुषाण वंश कंप्लीट हो गया। कुषाण वंश से संबंधित यदि कभी 3 मार्कर आए तो यही 3 मार्कर आएंगे। बाकी पूरे मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ 3 मार्कर ऐसे हैं जो हमने लास्ट के लिए भी रखे, उसका इंतजार कीजिए। अब आते हैं सातवाहन वंश पे। सीधे प्रश्न आएगा, सातवाहनों का मूल स्थान क्या था? अब चूंकि ये 1 वर्ड का आंसर है तो 1 वर्ड में कंप्लीट करते हैं। प्रतिष्ठान या पैठन, क्लियर, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और गोदावरी नदी के तट पर है, ये इनका मूल स्थान था। अब कई लोग क्या होगा, केवल प्रतिष्ठान और पैठन लिख के कंप्लीट कर देंगे, बट यदि आपको पता है कि ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गोदावरी नदी के तट पर है, यदि ये भी बता देंगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सातवाहनों की राज की भाषा तो प्राकृत थी साथियों, संस्कृत नहीं थी, कंफ्यूज नहीं होना, और लिपि थी इनकी ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सातकर्णी। लो भाई, सातवाहन शासकों में एक और शासक आ गया, इस पे 3 मार्कर है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और आप जानते हैं कि शासकों के 3 मार्कर पे आप क्या करते हैं, आप पहला बताते हैं उनका परिचय, उसमें उनका वंश बताते हैं, मतलब सातवाहन, उसमें टाइम पीरियड यदि पता हो तो वो बताते हैं 106 से 130 ईस्वी। स्रोत, उनकी जानकारी कहां से मिलती है? तो नाना घाटी अभिलेख से मिलती है। साथियों, एक बात ध्यान रखना, जितने भी सातवाहन वंशी शासक हैं, सबकी जानकारी कहां से मिल रही है? नाना घाटी अभिलेख। अभी नाना घाटी अभिलेख पे भी बात कर लेंगे अलग से, क्लियर। इस व्यक्ति ने साथियों इतनी सारी उपाधियां धारित की थी, वेणुकटक, वेदों का आश्रयदाता, एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, ठीक। और इन्होंने इंपॉर्टेंट काम यह किया, एक तो जो शक शासक थे छहरात्र वाले नहपान, उन्हें हराया। इसके अलावा चातुर्वर्ण व्यवस्था जो थी, 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली, वो जो चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, उसकी इन्होंने पुनः स्थापना की। यही कारण है कि इसे एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जा रहा है। तो क्या किया आपने परिचय में उसका वंश, उसका क्षेत्र, उसकी राजधानी बता दी, उसका टाइम पीरियड बता दिया, आपने उसकी उपाधियां बता दी और आपने उसके कार्य बता दिए। ये सबसे बेस्ट वर्जन होता है किसी भी राजा के बारे में। अब यदि उनके कार्यों में कुछ ऐसा खास नहीं है तो वो वाला पॉइंट आप हटा दो, या उनकी उपाधियां इतनी ज्यादा नहीं है तो वो हटा दो, बट ओवरऑल इन पॉइंट्स पर ही ध्यान देना होता है। ये 5-6 पॉइंट अपने दिमाग में आप रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेदों का आश्रयदाता। अब इनकी उपाधि थी तो हो सकता है उस पर अलग से भी 3 मार्क करा जाए, तो हमने अलग से दे दिया। ऑब्वियसली किसे कहा जाएगा? वेदों के अनुरूप चूंकि इन्होंने शासन किया, किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, इसलिए उन्हें वेदों का आश्रयदाता कहते हैं। तो किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, दोनों बता दिया, कंप्लीट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, वर्ण व्यवस्था का रक्षक आ जाएगा, सेम रीजन, क्या? गौतमी पुत्र सातकर्णी कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना करी, और एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, ये सब भी इन्हें कहा जा रहा है। अगला राजा आया वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। साथियों,
ये भी सातवाहन वंश का था, 130 से 154 ईस्वी के बीच का ये था। इन्होंने क्या काम किया, अमरावती में एक बौद्ध स्तूप बनवाया और आंध्र प्रदेश क्षेत्र को इन्होंने जीता था, इसलिए दक्षिणेश्वर या आंध्र सम्राट भी कहलाए। तो क्या करा हमने इनका परिचय दे दिया, इनके कार्य बता दिए। उपाधि में सच कुछ नहीं था, या उपाधि यही लिख दी हमने ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि इस वजह से उपाधि मिली है, तो उसी के बाजू में लिख दिया, कंप्लीट हो गया। तो ओवरऑल फोकस यही करना है, वंश बता दो, क्षेत्र राजधानी बता दो, टाइम पीरियड बता दो, उनने कुछ बड़ा काम किया है, बड़ी उपलब्धि की है, किसी बड़े क्षेत्र को जीता है, वो बता दो, दैट्स इट, कंप्लीट हो जाता है। आगे देखें, राजा हाल सेम, वंश क्या है, सातवाहन, रचना क्या है, प्राकृत भाषा में इन्होंने गाथा सप्तशती लिखी। इनके काल में केवल एक काम हुआ कि इन्होंने रचनाएं बहुत लिखी और लिखवाई, संरक्षण भी बहुत दिया विद्वानों को, और साथियों ये प्रेम गाथाओं से संबंधित है, गाथा सप्तशती। इन्होंने संरक्षण दिया था गुणान्य को, ठीक, जिसने प्राकृत भाषा में बृहद कथा कोश लिखी। तो अब यदि कभी क्वेश्चन आ जाए गुणान्य, तो आप क्या लिखेंगे, सातवाहन वंशी राजा हाल के संरक्षण में विद्यमान, जिसने प्राकृत भाषा में बृहद कथा कोश लिखी, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाथा सप्तशती पे आ गया, देख चुके हम, क्या देखा हमने, रचनाकार कौन, राजा हाल, सातवाहन वंशी, विषय क्या है, प्रेम, भाषा क्या है, प्राकृत, सब बता दिया। भाई कोई भी किताब है, कोई भी पुस्तक है, उसे किसने लिखा, किस भाषा में लिखा, और उसका विषय क्या है, यही तो होगा, और क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। गोलमेट, साथियों सातवाहन टाइम पीरियड में ही जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम करने वाला सेना की टुकड़ी का जो मुखिया होता था, जो प्रशासन देखता था, उसे गोलमिक कहते थे। तो एक लाइन में आप सीधे आंसर बता देंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी किसी प्रशासनिक अधिकारी पे कुछ आता है या टिप्पणी करने को आती है, तो जरूर बताया करो कि ये किस टाइम पीरियड या किस वंश से संबंधित है और इसका काम क्या था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाना घाटी अभिलेख, अभी चर्चा हुई थी भाई, सातवाहन वंश से संबंधित जानकारी दे रहा है अभिलेख, और ऑब्वियसली कोई अभिलेख पूछा है तो ये भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे बताने का कि किसका है ये अभिलेख। दूसरा ये एक्सपेक्ट कर रहा है वो कि कहां से प्राप्त हुआ। तो साथियों नाना घाटी अभिलेख जो है, इसके निर्माता हैं श्री सातकर्णी की पत्नी नागनिका। तो नागनिका पता होना चाहिए। स्थान नासिक मतलब महाराष्ट्र से ये मिला, और वर्णन इसमें है सातवाहन राजाओं की उपलब्धियों का। मैं गारंटी ले रहा हूं नाना घाटी अभिलेख, ये आप आंसर लिख के आइए, आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि सब लिखा है इसमें। किसने इसको रचा, किस क्षेत्र में है, और किस चीज का वर्णन कर रहा है, सब यहां पर। आगे बढ़ते हैं। पोटीन, सातवाहन शासकों ने शीशा मतलब लेड के जो सिक्के चलवाए थे उन्हें पोटीन कहा जाता था। देखिए सातवाहन शासकों द्वारा सीसा के जो सिक्के चलवाए, लेड जिसे अपन बोलते हैं, उसे पोटीन कहा जाता है। तो मैं क्या बोलता हूं कि हिस्ट्री में शब्दावलियों पे तो बहुत प्रश्न बनते हैं। आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देखिए, शब्दावली दे देते हैं, पूछते हैं बताओ ये क्या है, ये सिक्का है, ये कपड़ा है, ये जूता है, ये खाने की चीज है, या आभूषण है, ये है क्या, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। तो 14 पे प्रश्न बने तो सीधे आपको लिख देना। चलिए, राजा खारवेल, साथियों कलिंग मतलब उड़ीसा, आज का उड़ीसा, इस क्षेत्र का राजा था राजा खारवेल। इसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, उड़ीसा का ये एक अभिलेख है, और ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म अनुयायी था ये राजा। क्लियर। तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। वंश कलिंग का चेदी वंश, हर राजा में वंश तो मेंशन कर ही रहे हैं और क्षेत्र भी मेंशन कर रहे हैं, तो कलिंग क्षेत्र मेंशन कर दिया और उसका वंश मेंशन कर दिया। स्रोत, इसकी जानकारी कहां से मिल रही है, हाथी गुम्फा अभिलेख। काम क्या किया इसने, पहला तो ये जैन धर्म का अनुयायी था, इसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण कराया। अब किसी भी राजा में आप बताइए, अपन यही कर रहे हैं ना कि वो किस क्षेत्र का है, किस वंश का है, उसने काम क्या किए, उसकी जानकारी कहां से मिल रही है। यार यदि कोई उसकी खास उपाधियां हो तो उपाधियां मेंशन कर रहे हैं, पर उपाधि भाई साहब की है नहीं तो हमने मेंशन नहीं करी। क्लियर। अच्छा उपाधि भी पता होती तो यही पूर्ण विराम के बाद उपाधि वाला पॉइंट भी डाल देते, क्योंकि आप जानते हैं लाइन यदि बची है तो पूर्ण विराम करके दूसरा पॉइंट भी यही ऐड किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कदम्ब वंश, अब देखिए वंश से संबंधित एक और प्रश्न, कोई भी वंश है तो सीधा सा प्रश्न आएगा कि इसकी स्थापना किसने करी, इसका प्रमुख शासक कौन था, ये किस क्षेत्र का था। तो देखें, संस्थापक मयूर शर्मन, क्षेत्र कर्नाटक और राजधानी बनवासी, कर्नाटक का भी कुंतल क्षेत्र। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कण्व वंश, सेम पैटर्न, वंश एक ब्राह्मण वंश था, 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के बीच का, संस्थापक थे वासुदेव और अंतिम शासक था सुशर्मन। इसके अलावा वकाटक वंश, सेम पैटर्न, संस्थापक था ब्राह्मण वंशी एक बिंद शक्ति, राजधानी इनकी नागपुर, इनके कुछ प्रमुख शासक थे
प्रवरसेन जो फर्स्ट था उसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए, और प्रवरसेन 2 जो था उसने सेतुबंध नाम की पुस्तक लिखी। विशेष ये है कि जो अजंता की गुफा नंबर 9 और 10 है वो इस वंश से संबंधित है। तो आप देखिए मैंने इस वंश से संबंधित कुल 4 फैक्ट आपको बताए। पहला संस्थापक बता दिया, और उसी में ये भी मेंशन कर दिया कि ब्राह्मण वंश है। दूसरा राजधानी बता दी। तीसरा प्रमुख शासक और उनके देखो काम कितने संक्षेप में मैंने बताया। प्रवरसेन फर्स्ट जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए, प्रवरसेन द्वितीय जिसने सेतुबंध लिखी। विशेष ये है कि अजंता एलोरा की जो 9वीं और 10वीं गुफा है वो इनसे संबंधित है। आगे देखते हैं। कलिंग का चेदी वंश, अभी चर्चा हुई, राजा खारवेल वहां का शासक था। तो देखें उदय, इस वंश का उदय हुआ था 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में। इस वंश का संस्थापक था महामर्दवाहन, पर यहां का एक प्रतापी राजा कौन था? खारवेल। अभी चर्चा हुई थी खारवेल की, हाथी गुंबा विलेख से उसकी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। मौर्योत्तर काल में मात्र सत्तात्मक स्वरूप के उदाहरण दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि मौर्योत्तर काल का जो पीरियड था उसमें मात्र सत्तात्मक सोसाइटी थी और राजनीति में भी मात्र सत्ता चलती थी। अब एग्जाम्पल क्या है इसके? देखिए 3 एग्जाम्पल में लेके आया हूं जो आपको 3 नंबर दिलवा देंगे। पहले यदि हम सातवाहन शासकों की बात करें तो ये सभी अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। क्लियर? मां का नाम जोड़ते थे। ये मात्र सत्तात्मकता का उदाहरण है। दूसरा, बकाटक वंश का जो राजा था रुद्रसेन द्वितीय, उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी प्रभावती ने शासन किया था, ये हम जानते हैं। मालवा और उज्जैन की हमने बात की थी कि यहां की शकों की एक शाखा थी कार्दमक वंशीय शाखा, और यहां का पहला शासक था चष्टन, पर चूंकि वो अल्प आयु का था तो उसकी जो संरक्षिका बनी थी उसकी मां बनी थी, और माता का नाम था यशोमती। क्लियर? तो पॉइंट ये है कि 3 अलग अलग बिंदुओं में हमने साबित किया कि माताएं मतलब महिलाएं जो है आगे आके शासन कर रही हैं। यही कारण है कि मौर्योत्तर कालीन व्यवस्था को मात्र सत्तात्मक कहा जाता है। आगे देखें अवतार। अब मौर्योत्तर काल में कई अवतारों की चर्चा हुई। वामन अवतार की हुई जो ब्राह्मण वर्ग से संबंधित थे, राम अवतार की हुई जो क्षत्रिय से थे, और कृष्ण अवतार की हुई जो निम्न कुल के यादव थे। आगे बढ़ते हैं साथियों। स्तूप। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था स्तूप, बिहार और चैत्य, तीनों पे हम आगे बात करेंगे। अब वो समय आ गया। स्तूप क्या होता है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप सभी जानते हैं। क्या होता है इसमें? इसमें टीला बना दिया जाता है। किस चीज पे? जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके जो अवशेष होते हैं, जो उनकी अस्थियां होती हैं, उनके ऊपर एक टीला बना दिया जाता है, उसे स्तूप कहा जाता है। अच्छा, चैत्य क्या है? चैत्य होता है घोड़े की नाल के आकार का एक स्थान जो कि इनके लिए पूजनीय होता है, मतलब पूजा का स्थान। किसका? बौद्धों का। और एक होता है बिहार। बिहार क्या होता है? जहां पर वे लोग निवास करते हैं, खासकर बरसात की ऋतु में जब वो कहीं निकल नहीं सकते बाहर, तो जिन स्थानों पर वो निवास करते हैं उन्हें बिहार कहते हैं। तो ये 3 शब्दावलियां हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। तो तीनों को देखते हैं 3 मार्कर के हिसाब से। स्तूप आया तो तात्पर्य क्या है? बौद्ध भिक्षुओं की अस्थि अवशेषों को रखने के लिए प्रयुक्त गोल टीले के आकार की संरचना। देखिए तात्पर्य मैंने कितने संक्षेप में बताया। दूसरा, प्रचलन। इसकी शुरुआत तो अशोक के काल में हो चुकी थी, पर विशेष यह है कि मौर्योत्तर काल में इसमें प्रगति देखी गई। अशोक के काल में स्तूप बनना शुरू हो गए थे, पर प्रगति मौर्योत्तर काल में देखी गई। कैसे देखी गई? कि पत्थरों का यूज होने लगा इनके निर्माण में। क्लियर है? तो ये 3 मार्कर के हिसाब से आपका स्तूप हो जाएगा साथियों। आगे देखें बिहार। पहला वही तात्पर्य, बौद्ध भिक्षुओं के आवास स्थान जहां पर वे बरसात के मौसम में 4 महीने के लिए रहा करते थे। प्रचलन फिर वही अशोक के टाइम पीरियड में पौत्र दशरथ ने भी कर दिया था। ठीक, कई गुफाएं हम देखते थे बिहार, हम देखते थे कर्ज, चौपारा, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ऐसी कई गुफाएं बनवाई गई थी बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए। और व्यवस्थित शुरुआत कब? मौर्योत्तर काल में हुई। आगे बढ़े। चैत्य, अभी मैंने आपको बताया बिहारों के निकट ही, मतलब जहां रह रहे हैं बौद्ध भिक्षु उसी के निकट ही घोड़े के नाल की आकार में बौद्ध भिक्षुओं की शरीर की चिता से बनाए गए देव स्थान जो पूजा के स्थान होते थे, अब ये भी उनकी चिता से बनते हैं, किनकी? बौद्ध भिक्षुओं की, और इन्हें पूजा जाता है। तो स्तूप क्या हो गए? उनके अस्थि अवशेषों को रख के एक टीला बना दिया। बिहार क्या हो गए? जहां वे रह रहे हैं बरसात के मौसम में खासकर। और चैत्य क्या हो गया? बिहार के पास कहीं घोड़े की नाल के आकार की आकृति जो बौद्ध भिक्षुओं की चिता से निर्मित है और जो उनके लिए देव स्थान है, उसे वो लोग पूज रहे हैं। अच्छा, सिल्क मार्ग। साथियों सिल्क मार्ग क्या है? आप सभी जानते हैं कि मौर्योत्तर काल में एक राजा जो कनिष्क हुआ उसने चाइनीज सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया था। सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट है चाइना और रोम के बीच का एक मार्ग जिसमें ट्रेड होता था, व्यापार होता था चाइना और रोम का। अब भाई साहब ने उस पर अटैक कर लिया, उसको जीत लिया था।
ये ओवरऑल मामला था। तो देखो क्या है तात्पर्य, रेशम के व्यापार में प्रयुक्त मार्ग, इसलिए नाम पड़ा सिल्क रूट। अवस्थिति, मध्य एशिया से गुजरता हुआ चीन को रोम साम्राज्य से जोड़ता था। विशेष क्या है, कुषाण काल में कनिष्क ने इस पर अधिकार कर लिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मौर्योत्तर कालीन व्यापार प्रमुख, व्यापार अच्छा चलता था तो व्यापारिक इकाइयों के जो मुखिया होते थे उन्हें क्या बोलते थे साथियों, 3 नाम है। निगम प्रमुख कहलाता था श्रेष्ठी, श्रेणी का प्रमुख कहलाता था प्रमुख, और पूग का प्रमुख कहलाता था ज्येष्ठक। तो 3 अलग अलग इकाइयां, इनके नाम भी पता होने चाहिए और इनके मुखिया या इनके प्रधान का नाम भी हमने लिखा हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हिप्पालस आप सभी जानते हैं, हिप्पालस कौन था जिसने मानसूनी हवाओं के बारे में सबसे पहले बताया, मौर्योत्तर काल में ही। और इससे व्यापार में हेल्प मिली, क्यों? क्योंकि हवाओं की दिशा के माध्यम से समुद्र का रास्ता पता चल जाता है, समुद्र की दिशा भी क्लियर हो जाती है समुद्री यात्रा के दौरान कि हमें कहां जाना चाहिए। तो समुद्र के माध्यम से जो व्यापार होता था वो सुगम हो गया। क्यों? क्योंकि पहले दिशा सूचक यंत्र तो होते नहीं थे। देखिए जरा क्या है, प्रथम शताब्दी ईस्वी की बात है, अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की इसने हमें जानकारी दी थी, और एक प्रकार का नाविक था, ग्रीक नाविक। ठीक, इससे व्यापार करना आसान हुआ था समुद्री, क्योंकि इसने हवाओं की दिशा के बारे में बताया था ना, तो पता होता था यदि हवा इधर चल रही है मतलब कौन सी दिशा कौन सी। ठीक, आगे गांधार शैली। साथियों गांधार शैली, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये शैली किस चीज की है, तो मूर्ति निर्माण की। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि नाम इसका गांधार क्यों पड़ा, क्योंकि अफगानिस्तान के गांधार क्षेत्र के आसपास ये फैली हुई थी। तीसरा, इसमें होता क्या था, इसमें भौतिकता पर ज्यादा बल दिया जाता था। यदि कोई भी मूर्ति बनाई जा रही है तो उसको महिमा मंडित किया जाएगा, उसके स्पिरिचुअलिज्म को नहीं दिखाया जाएगा, आध्यात्म को कम दिखाया जाएगा, महिमा मंडन को ज्यादा दिखाया जाएगा। क्लियर है। और काले स्लेटी पत्थर से इनका निर्माण होता था इस शैली में। तो देखो क्या है, मौर्योत्तर कालीन मूर्ति निर्माण शैली, क्लियर, जो अफगानिस्तान के गांधार के आसपास थी। दूसरा, हिंद और यूनानी कला का मिश्रण थी। जो यूनानी लोग आए थे ना, उनकी और हमारी हिंदुस्तानियों की कला का मिश्रण थी। काले स्लेटी रंग के पत्थर से निर्मित थी। भौतिकता पर ज्यादा बल दिया जाता था, और साथ ही गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां इसी शैली में हैं। तो अब देखिए कितनी बातें बता दी मैंने, 3 लाइन। क्या है, तो मूर्ति निर्माण की शैली, वो भी मौर्योत्तर काल की। ये भी बता देखो, छोटी छोटी बातें, कितनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। मौर्योत्तर काल में इतनी बेसिक चीजें नहीं भूलना है, टाइम पीरियड भी बताया करो। केवल मूर्ति निर्माण शैली नहीं, मौर्योत्तर काल की मूर्ति निर्माण शैली। दूसरा, अफगानिस्तान के आसपास थी, इसलिए तो ये नाम पड़ा है। हिंद और यूनानी का मिश्रण था ये, काले पत्थर यूज हो रहे थे। इसके अलावा भौतिकता पर बल दे रहे हैं, और गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति है इसमें। अच्छा, मथुरा शैली, सेम पैटर्न पे मथुरा शैली, ये भी मूर्ति निर्माण की शैली। कहां की? मौर्योत्तर काल की मूर्ति निर्माण शैली। जैसे वो अफगानिस्तान के आसपास थी, ये मथुरा के आसपास थी, इसलिए नाम पड़ा मथुरा शैली। वो यूनानी और भारतीयों का मिश्रण थी, ये शुद्ध भारतीय शैली थी, किसी का मिक्सचर नहीं। उसमें काला पत्थर यूज हो रहा था, इसमें लाल पत्थर यूज हो रहा। ठीक, उसमें भौतिकता पर बल दिया जाता था, इसमें आध्यात्मिकता पर बल दिया गया। उसमें गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां हैं, इसमें गौतम बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति, पहली मूर्ति। तो देखिए कंपैरिजन करके आप याद कर सकते हैं दोनों को। आगे बढ़े। आखिरी, रोम से सारा सोना भारत जा रहा है, जो कि दुख की बात है। साथियों एक कथन है, प्लीनी ने एक कथन दिया था व्यापार को लेकर। देखिए क्या लिखा है, मौर्योत्तर काल में रोम और भारत के बीच होने वाले व्यापारिक संबंध को लेकर रोमन यात्री प्लीनी ने दुख प्रकट किया था, और उसने कहा था कि जो व्यापार हो रहा है पूरा भारत के पक्ष में है। मतलब पूरा सोना कहां जा रहा है? भारत की तरफ जा रहा है, भारत के पक्ष में व्यापार हो रहा है। तो कोई कथन किसने कहा, कब कहा और क्यों कहा? तो प्लीनी ने कहा, मौर्योत्तर काल में कहा, और व्यापार को लेकर कहा। सारी बातें बता दी। तो ये थे कुल 51 3 मार्कर साथियों। मौर्योत्तर काल से संबंधित सारे 51 3 मार्कर आपके सामने मैंने रख दिए। प्रयास किया है ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन कवर करने का। अगला लेक्चर हमारा होने वाला है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। मतलब अगले लेक्चर में, मतलब जो हमारा 8वां लेक्चर होगा उसमें हम प्राचीन भारत कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? फिर हम मेडिवल हिस्ट्री पे जाएंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। इस तरह से एक एक करके सारी यूनिट्स और उनके खास 3 मार्कर आपके लिए लाते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।